हेलो गाइस। तो आज हम कर्व इन स्पेस पार्ट 2 कवर करेंगे। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन। तो गाइस ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है? तो ऑक्सीलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट पी ऑफ अ कर्व ऑफ क्लास 2। गाइस क्लास 2 मतलब C2 का मतलब क्या होता है कि जो कर्व होना चाहिए वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव है वो ऑल्सो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ओके, तो ये सब क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ओके, तो क्या होता है ऑक्सीलेटिंग प्लेन इज अ limiting position of the plane passing through the tangent line at P and a nearby point Q on the curve as Q tends to P। मतलब ये कहना चाह रहा है लाइक आपके पास कोई कर्व है। तो गाइस ये जो कर्व है ये 3D में आपको मतलब 2D में ही दिखेगा, बट गाइस आपके पास अगर कोई कर्व है और कोई पॉइंट P है ना, और उसके बहुत ही नियर में पॉइंट मतलब कोई Q है, लाइक जैसे अगर आपको कोई पॉइंट P है ना, और उसके नियर में ही कोई पॉइंट है T0 प्लस H है ना। H बहुत छोटी क्वांटिटी है और जो Q है वो P को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो गाइस इससे जो प्लेन बनता है ना वही होता है हमारा ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ओके, अब गाइस दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीलेटिंग प्लेन होते हैं उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, लाइक अगर आपको दे रखा है कोई कर्व दे रखा है आपको एक्स टी आई कैप वाई टी जे कैप एंड जेड टी के कैप। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आर डॉट निकालेंगे मतलब टी के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्स डॉट आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वाई डॉट आ जाएगा जे कैप है ना, और प्लस जेड डॉट के कैप। फिर आप एक और बार डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रेस्पेक्ट में, एक्स डबल डॉट आई कैप वाई डबल डॉट जे कैप एंड जेड डबल डॉट के कैप। ओके, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, आर कैपिटल आर माइनस आर आर डॉट आर डबल डॉट। गाइस मैंने आपको बताई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए। तो गाइस ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट टी हुज कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल टी। तो गाइस हम आर के रेस्पेक्ट में मतलब ये क्या है आपको गिवन होगा, और ये आर है, ये जनरल क्या है, जनरल कर्व है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो गाइस मैंने बताया था आर आपको गिवन होगा, तो आर माइनस आर ये आ जाएगा, आर डॉट निकालोगे आप, आर डबल डॉट निकालोगे। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और आप इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अब गाइस हम इस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं कि उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो गाइस ये एक एग्जांपल है, फाइंड द ऑक्सीलेटिंग प्लेन टू अ हेलिक्स। मतलब हमें ना ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो गाइस आपको आर टी गिवन है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट हो गया। मैंने बताया था सबसे पहले आपको एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट निकालना है, फिर एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डॉट, बस फिर आपको उसको इक्वेशन में रख देना है। तो ये आ गया कैपिटल एक्स माइनस दिस, और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव करके लिख दिया इक्वल टू ज़ीरो। तो गाइस ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ओके, अब गाइस आता है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होती है, गाइस आपको सबको पता है कि नॉर्मल लाइन क्या होती है। अगर हम किसी कर्व पे है ना,
लाइक ये पॉइंट P है, उस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, तो वो क्या होती है, इसकी नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल लाइन एट P to the given curve is a line perpendicular to the tangent at point P to the curve for a 3-dimension space curve. They are infinitely very normal. क्योंकि गाइस ये कर्व इसी तरीके से नहीं है, ये कुछ मतलब ये 3D में है, तो गाइस और भी जो है हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल खींच सकते हैं। तो गाइस हम इन्फिनाइटली मैनी जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब नॉर्मल प्लेन क्या होता है? बस ये कुछ नहीं होता, ये एक प्लेन होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ओके, द नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट P टू अ गिवन कर्व इज़ अ प्लेन विच पासिस थ्रू पॉइंट P, जो P से पास होता है, और एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P। तो गाइस नॉर्मल प्लेन कुछ नहीं होता, ये प्लेन P से पास होता है और टेंजेंट एट P, मतलब P पे जो टेंजेंट खींची गई है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वो होता है नॉर्मल प्लेन। तो गाइस ये तो आपको पहले से पता हो, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल प्लेन। अब एक नया कंसेप्ट आता है कि प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है। अभी तक आपने सिंपल नॉर्मल लाइन, नॉर्मल प्लेन ये सब पढ़ा था, प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? तो गाइस मैं आपको ना समझाने की कोशिश करती हूँ। गाइस इसका ना 3D डायग्राम बनता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझा पाऊँ। तो गाइस अगर ये कोई कर्व है, ध्यान से देखना गाइस, अगर ये कोई कर्व है ना, और इस पे ना ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन है ना गाइस, ये पॉइंट इसको नहीं काट रहा है, ठीक है, ये ना 3D में, ये इसके ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है ये प्लेन, तो ये इसे नहीं काट रहा है, ये आपको दिख रहा है 2D में, लेकिन इसको नहीं काट रहा है। ओके, तो गाइस ये क्या है, आपका ऑक्सीलेटिंग प्लेन है, ऑक्सीलेटिंग, OS, ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ऑक्सीलेटिंग प्लेन है। अब क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर आपको, ये कोई भी पॉइंट लाइक P मान लो इसे, अब क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आपको इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, सॉरी, इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक क्या खींचना है, एक और प्लेन खींचना है। और गाइस अगर मान लीजिए ये जो क्या है, ये टेंजेंट के डायरेक्शन है, मतलब ये T वेक्टर क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग टेंजेंट, ये टेंजेंट की डायरेक्शन को बताता है। ओके, तो गाइस ये T वेक्टर है, तो गाइस ये जो प्लेन है ना T के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है आपका, ये नॉर्मल प्लेन है। तो गाइस अब डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीलेटिंग प्लेन, जो नॉर्मल है वो ऑक्सीलेटिंग प्लेन पर क्या करता है, वो लाई करता है, और प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट P टू अ गिवन कर्व इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल प्लेन एंड द ऑक्सीलेटिंग प्लेन। मतलब ऑक्सीलेटिंग प्लेन और नॉर्मल प्लेन के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, तो गाइस अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। ओके, अगर टू प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, एक लाइन देते हैं। ठीक है, तो गाइस आप ना एक फ़ोन के ऊपर दूसरा फ़ोन रख के देखना, ठीक है, इसी पोजीशन में। तो गाइस आपको ना इसके परपेंडिकुलर, T के परपेंडिकुलर एक लाइन मिलेगी, ठीक है, तो वही ये कह रहा है, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है, जो इंटरसेक्शन लाइन आपको मिलेगी, तो वही क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन होती है। ठीक है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन वेक्टर से, एन कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग प्रिंसिपल नॉर्मल। तो गाइस ये वाला जो आपका हो गया, ये आपका प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया। ओके, तो आई होप आपको प्रिंसिपल नॉर्मल समझ आया होगा। अब क्या होता है बाई नॉर्मल क्या होता है, द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट P इज कॉल्ड द बाइनॉर्मल। मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वी कैन से दैट
normal at any point P is the line perpendicular to the oscillating plane at P. तो गाइस, तो नॉर्मल की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो गाइस ये प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया। अब बाई नॉर्मल कह रहा है वो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो गाइस वो कुछ इस तरीके से होगा बी वेक्टर। तो गाइस बी जो है एन के भी परपेंडिकुलर है और बी जो है टी के परपेंडिकुलर। ये 3D में है तो बी इनके ऊपर है, ठीक है। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी निकालते हैं, लाइक अगर हम ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए के प्लेन में होता है और उसका जो एन का वेक्टर होता है। सिमिलरली गाइस ये है बी वेक्टर जो टी वेक्टर और एन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। और गाइस ये जो एन और टी वेक्टर है ना, ये ना ऑक्सीलेटिंग प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं, मतलब ये सेम प्लेन में है एन और टी वेक्टर, और बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो गाइस इसी बी वेक्टर मतलब इसी लाइन को जो हम कहते हैं, ये जो लाइन होते हैं इसी को हम कहते हैं बाई नॉर्मल। ओके, तो इसी को हम कहते हैं बाई नॉर्मल लाइन, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल लाइन। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा ये 3D वाला डायग्राम है, ठीक से नहीं बना होगा, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। गाइस इसको हम जो डिनोट करते हैं ना वो बी कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस ये आपका आगे देखो इसने लिखा भी है। अब बी वेक्टर को निकाल सकते हो टी क्रॉस एन वेक्टर से, ठीक है, क्योंकि वो जो है बी जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था टी क्या होता है, किसके अलॉन्ग होता है, टेंजेंट के। एन किसके अलॉन्ग होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल के। और बी किसके अलॉन्ग होता है, बाई नॉर्मल वेक्टर के। और तीनों जो है एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब गाइस लाइक ऐसा होता है टी वेक्टर, ये टी वेक्टर हो गया है ना, ये एन वेक्टर हो गया, और गाइस इधर गई ये बी वेक्टर हो गया। गाइस ये उसमें बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये तीनों जो है एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, तो गाइस अब आता है रेक्टिफाइंग प्लेन। और गाइस ये जो साइकिल होती है ना, ये साइकिल किस तरीके से चलती है, ये साइकिल चलती है इस तरीके से, लाइक टी एन एंड बी। ओके, जैसे आपको बी वेक्टर निकालना है तो आपको इधर से जाना पड़ेगा टी क्रॉस एन वेक्टर निकाला बी क्रॉस टी, ठीक है। और टी वेक्टर निकालना है तो ये आ जाएगा एन क्रॉस बी। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आता है रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है। तो भाई इसमें रेक्टिफाइंग प्लेन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। भाई सबसे पहले ना हम यही वेक्टर बना लेते हैं। ये टी वेक्टर है टेंजेंट के अलॉन्ग, ये एन वेक्टर है प्रिंसिपल नॉर्मल के अलॉन्ग, और ये बी वेक्टर है किसके अलॉन्ग, बाई नॉर्मल के अलॉन्ग। तो अब क्या कह रहा है, द प्लेन कंटेनिंग द टेंजेंट एंड बाई नॉर्मल at P is called rectifying plane at P, and it is a plane passing through the point P and perpendicular to the principal normal at P, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, टेंजेंट और बायनॉर्मल को जो कंटेन करने वाला प्लेन है, टेंजेंट ये रही, बायनॉर्मल ये रहा, तो इन दोनों को जो कंटेन करने वाला प्लेन है ये वाला प्लेन। तो गाइस ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला जो प्लेन बन रहा है, तो गाइस ये है रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। ओके, और मैंने आपको बताया टी और जो एन वेक्टर होता है ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन में ही लाई करते हैं, तो ये है ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन होता है जिसमें बी और एन वेक्टर होता है, ये होता है नॉर्मल प्लेन। इस प्लेन और लाइन में कंफ्यूज मत होना। अभी हमने दो नॉर्मल और पढ़े, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। भाई ये दोनों लाइंस थी, ठीक है।
और ये है क्या है, ये नॉर्मल प्लेन है, तो डोंट कंफ्यूज इन प्लेन एंड नॉर्मल की इतने सारे नॉर्मल पढ़ लिए क्या हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। बाई नॉर्मल लाइन है, लाइक बाई नॉर्मल इस बाई नॉर्मल इसके अलॉन्ग है बी के, और प्रिंसिपल एन एन के अलॉन्ग है लाइन, और ये प्लेन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रेक्टिफाइंग प्लेन। अब गाइज इनके इक्वेशन लिखने के बारे आते हैं। तो गाइज सब काम हो चुका है, अब इनकी इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको किसी प्लेन या किसी प्लेन की जो है इक्वेशन लिखनी होती है, तो गाइज प्लेन के डी आर्स किसके अलॉन्ग होते हैं, प्लेन के डी आर्स उसके परपेंडिकुलर वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे आर माइनस आर ये तो हम लिखते ही हैं, है ना, ये तो पोजीशन आर माइनस आर डॉट। अब ऑक्सीलेटिंग प्लेन कौन सा, ये वाला प्लेन, टी और एन, टी और एन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से हैं, बी, तो डॉट में आएगा बी जो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना है। नॉर्मल प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, टी, तो गाइस देखो यहाँ पे टी आया है, आर माइनस आर डॉट टी इक्वल टू 0। और अब आएगा रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन, तो रेक्टिफाइंग प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है एन, तो उसमें आएगा डॉट एन वेक्टर, ओके। तो गाइस इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, और आप टी एंड बी में कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ओके। आप समरी के लिए टेबल देख सकते हैं कि ऑक्सीलेटिंग प्लेन में ये सब होता है, ये सब समरी के लिए ये वाली टेबल भी देख सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है हर चीज़ों को, ओके। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।